कर्मचारी पेंशन योजना पर लगी कैंपिंग को हटाने के लिए लगातार डिमांड हो रही है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हाल ही में बेंच तैयार किया, जो मामले को पूरा सुनकर दोनों पक्षों की राय लेकर कर्मचारियों के हित में फैसला सुना सकता है। संभवतः वेतन वृद्धि को लेकर उत्साह के कारण सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की तिथि के बारे में आधिकारिक घोषणा का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कई अनुरोधों के बावजूद सरकार ने अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया, जिसको लेकर कर्मचारी चिंतित हैं। यह वीडियो वेतन आयोग की तिथि 2024 के बारे में सभी विवरण प्रदान करने वाली है। इसमें आपको अवलोकन, वेतन संरचना, कार्य, वेतन मैट्रिक्स और बहुत कुछ शामिल होने वाला है। क्योंकि साथियों, 8वें वेतन आयोग एक ऐसा आयोग है जिसको लेकर काफ़ी असमंजस और काफ़ी वीडियो आपको इंटरनेट के ऊपर मिलने वाली है या मिल जाएंगे। एक ऐसा मुद्दा जो कि हर किसी के लिए अहम हो सकता है, चाहे आज वो किसी भी प्रकार की जॉब कर रहा हो। जब तक 8वें वेतन आयोग लागू नहीं होता तब तक हम ये मान सकते नहीं हैं कि हमारा जो 8वें वेतन आयोग लागू होगा या नहीं होगा। इस स्थिति में और ये जो बजट पेश होने वाला, उसको लेकर क्या चर्चाएं हैं, क्या संभावित विवरण है, धैर्य रखना जरूरी है। क्योंकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तिथि के बारे में कोई खास जानकारी अभी उपलब्ध नहीं कराई है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि 2024 के आम चुनाव के बाद तक चर्चाओं में देरी होने की संभावना है। आधिकारिक सूत्रों से संकेत मिलते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, जबकि नया प्रशासन आ जाता है। खासकर जब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के संभवतः वित्तीय प्रभावों को समझने के लिए उत्सुक हैं। खासकर वेतन वृद्धि निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर को यदि पिछले फॉर्मूले पर लागू किया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर में 2.57 गुना तक बढ़ सकता है, जिससे वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उसे बढ़े हुए फिटमेंट फैक्टर के परिणाम स्वरूप 46,260 रुपये नया भुगतान हो सकता है। साथियों, आर्थिक मामलों के विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी उपलब्ध है। श्रमिक संघ और अन्य संघों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए विरोध प्रदर्शन उच्च मुद्रास्फीति दरों और कार्यबल के लिए जीवन की बढ़ती लागत को संबोधित करने की तत्काल और महत्वाकांक्षा को उजागर करती है। साथ ही साथ अगर इस साल के अंत तक 8वें वेतन आयोग स्थापित हो जाता है तो इसे कार्य में लाने के लिए तकरीबन 2 साल का वक्त लगेगा। संभवतः है कि 2026 में जिससे केंद्र कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। 7वें वेतन आयोग की तुलना में वेतन संरचना में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के कार्य के कर्मचारियों में काफ़ी उत्सुकता और चिंता भी पैदा हुई है। हालांकि संसद के हालिया सत्र में इस पर चर्चाएं हुई, लेकिन स्थिति के लिए अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। इस पर वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि आयोग के पास कोई तत्काल लक्ष्य नहीं है। हालांकि कुछ सूत्रों का सुझाव है कि 8वें वेतन आयोग को सही समय पर विकसित किया जाए, क्योंकि सरकार वर्तमान में अन्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साथियों, केंद्र कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के मैट्रिक्स में वेतन संशोधन के अधिकतम नियम प्रणाली शुरू की गई है। मौजूदा 10 साल के अंतराल के बजाय आयोग का सुझाव है कि वेतन को हर 1 से 3 साल में समायोजित किया जा सके। प्रदर्शन के आधार पर मूल वेतन मूल्य निचले स्तर से कर्मचारियों के लिए सालाना और उच्च स्तर के कर्मचारियों के लिए हर साल 3 में किया जाए। इस वेतन मैट्रिक्स का उद्देश्य वेतन समायोजन को अधिक समय और कर्मचारियों के योगदान और उपलब्धियों को प्रतिबद्ध करना है। वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं। वेतन आयोग द्वारा 2024 में अपने वेतन मैट्रिक्स के भीतर वेतन समायोजित करने के लिए नया फिटमेंट फैक्टर समायोजित फॉर्मूला फैक्टर पेश किया जाएगा। 7वें सीपीसी से 8वें सीपीसी वेतनमान में संक्रमण के लिए यह कारक आवश्यक होगा। यह महंगाई भत्ते की दर पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है, जो वेतन समायोजित निधि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिटमेंट फैक्टर का उद्देश्य विभिन्न आयोग में अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुरूप समान और वर्तमान वेतन प्रदान करता है। साथियों, वेतन आयोग के कैलकुलेशन का उपयोग करके अपने अनुमानित वेतन की गणना के लिए सरकारी कर्मचारियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। दिए गए विकल्पों में से अपना ग्रेड और वेतन चुनें, फिर एचआरए और परिवहन जैसे भत्तों लागू के साथ अपना मूल वर्तमान वेतन दर्ज करें। एक बार
सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज होने के बाद 8 वेतन आयोग के आधार पर अपना अनुमानित वेतन प्रदर्शित करने के लिए गणना पर क्लिक करें। साथियों, इसी बीच लेते हैं एक बहुत बड़ी खबर है। दोगुना होने वाली है ईपीएस पेंशन, हटने वाली है 15,000 रुपये की लिमिट। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन पीएफ में किया जाता है। कर्मचारियों के अलावा इतना ही एम्प्लॉइज हिस्सा खाते में जाता है, लेकिन एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है। ईपीएस पेंशन फंड में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूट होता है। कर्मचारी पेंशन योजना पर लगी कैंपिंग को हटाने के लिए लगातार डिमांड हो रही है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हाल ही में बैच तैयार किया, जो मामले को पूरा सुनकर दोनों पक्षों की राय लेकर कर्मचारियों के हित में फैसला सुना सकता है। मौजूदा स्ट्रक्चर ईपीएस पेंशन के तहत पेंशन के लिए 15,000 रुपये हर महीने की सीलिंग या कैंपिंग है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ में जब कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो कर्मचारी पेंशन योजना का सदस्य बन जाता है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन पीएफ में किया जाता है। कर्मचारियों के अलावा इतना ही हिस्सा एम्प्लॉइज के खाते में भी जाता है, लेकिन एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा ईपीएस यानी कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में चला जाता है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूट होता है। हालांकि पेंशन योग सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में ईपीएस पेंशन यानी कि पेंशन फंड में हर माह अधिकतम 1250 रुपये ही जमा हो पाते हैं। साथियों, इसमें समझने योग्य क्या बात है उसके बारे में जानते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना के मौजूदा नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो पेंशन फंड में मात्र जो है 1250 रुपये ही जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है या योगदान कितना बैठता है 833 रुपये के आसपास बैठता है। कर्मचारी को रिटायरमेंट पर ईपीएस पेंशन की कैलकुलेशन की आधिकारिक सैलरी या अधिकतम सैलरी की बात करें तो वो मात्र 15,000 रुपये मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी ईपीएस रूल के तहत सिर्फ 7500 रुपये बतौर पेंशन मिल सकती है। अगर मान लेते हैं कि ईपीएस से 15,000 की लिमिट हट जाती है तो उसके बाद क्या होगा। ईपीएफओ ने रिटायर एम्प्लॉइज ऑफिस भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर ईपीएस पेंशन से 15,000 रुपये की लिमिट को खत्म कर दिया जाता है तो 7,500 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉइज का कर्मचारी पेंशन योजना में भी योगदान बढ़ेगा। एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हैं जो कि अहम है। कैसे होती है ईपीएस पेंशन फंड की कैलकुलेशन, ये आप समझना जरूरी है। ईपीएस पेंशन का फॉर्मूला मंथली पेंशन, पेंशन योग्य सैलरी गुणा ईपीएस खाते में जितना साल कंट्रीब्यूशन रहा 70 से भाग करना होगा। अगर किसी की मंथली सैलरी आखिर में 5 साल की सैलरी का औसत लगभग 15,000 रुपये की और नौकरी की है उन्होंने 30 साल, तो कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम से उसे सिर्फ मात्र महीने के 6,828 रुपये ही ईपीएस पेंशन मिल सकती है। साथियों, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में लिमिट हटा दी जाए तो कितनी मिलेगी पेंशन। अगर कर्मचारी पेंशन योजना में 15,000 की सैलरी लिमिट हट जाती है और आपकी सैलरी 30,000 है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से पेंशन मिलेगी तकरीबन 12,857 रुपये। जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं वो शायद आप जानते होंगे, लेकिन मेरा काम है मैं आपको जरूर बताऊंगा। ईपीएस पेंशन स्कीम जुलाई अपडेट 2023 की शर्तें कुछ अहम है। ईपीएस सदस्य होना जरूरी है, कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना होगा। 58 साल के होने के बाद ही पेंशन मिल पाती है। 50 साल के बाद और 58 साल की उम्र पहले भी पेंशन का विकल्प ले सकते हैं। पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्म नंबर 10D भरना होगा। कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को पेंशन मिलती है। सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो वह 58 साल की उम्र में कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिल सकता है। दोनों वीडियो या दोनों टॉपिक ऐसे बताए मैंने आपको जो कि 8वें वेतन आयोग और ईपीएस पेंशन की कैलकुलेशन या उसके नियमों के बारे में अगर बदलाव होता है तो वो आप इस प्रकार से देख पाएंगे। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली मिल सके और एक नॉलेजेबल वीडियो आप प्रोवाइड किसी को भी कर सके। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दों के साथ और एक इंटरेस्टिंग मुद्दों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मिलते हैं कल सुबह में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप इंतजार कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।